वेलकम टू इग्नूवाला। यह असाइनमेंट इग्नूवाला द्वारा डेवलप किया गया इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशन, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक इंक्लूडिंग मैनी सॉल्व सैंपल्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेज। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग असाइनमेंट फॉर सब्जेक्ट कोड BPSC 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इस श्रेणी में पहला प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर 500 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न, राजनीति क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। राजनीति शब्द का उद्भव ग्रीक वर्ड पालिस से हुआ है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। कुछ लोग समझते हैं कि राजनीति राजनेताओं की गतिविधियों से संबंधित है, किंतु इसके आयाम बाहुल्य है। यदि किसी के अनुसार राजनीति सत्ता के लिए संबंध अपने संघर्ष में नेताओं के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता पर ध्यान केंद्रित करती है, तो किसी के अनुसार राजनीतिक शक्तियों के कारण वितरण संबंधी है, लेकिन शक्ति मानव में सन्निहित है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरों पर थोपे तो इस शक्ति की संज्ञा दी जाती है। इसे नेतृत्व की संकल्पना का उद्गम होता है। अतः जरूरी नहीं कि राजनीति सिर्फ संसार का विषय हो या केवल नेतृत्व गतिविधियों से संबंधित हो। यह वास्तव में हर उस स्थिति का संदर्भ है जहां नेतृत्व का अधिकार हासिल करने या बनाए रखने में प्रयास सत्ता की संरचना और संघर्ष हो। पोलिस से बना है। राजनीति का ग्रीक शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजनीति की परिभाषा इस प्रकार है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीति का अर्थ है सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयास करना, या राज्य के अंतर्गत सत्ता के विभाजन या राज्य के अंतर्गत समूह के बीच राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करना है। मार्क वैनक्यू के अनुसार राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कैटलिन के अनुसार राजनीति संगठित मानव समाज के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करती है। हेरोल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावित करने वाले का अध्ययन है। राजनीति प्राथमिक रूप से कौन, क्या, कब और कैसे पता है से संबंधित है। निष्कर्षतः उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति राज्य और शासन सत्ता से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलापों व गतिविधियों से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार पर चर्चा कीजिए। 1930 के दशक में कई राजनीतिज्ञों ने समन्वयवाद, नाजीवाद और फासीवाद सिद्धांतों के विरोध में उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के लिए इतिहास का अध्ययन आरंभ किया। लासवेस, थियोडोर मार्क्सक्यूम और लियो स्ट्रॉम के कार्य पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित थे। वे सभी राजनीति में राजनीतिक महिषवाद और उदारवाद के आलोचक थे। वे मानव की विशिष्टता का राजनीतिक संबंध में अध्ययन किया। स्ट्रॉस ने आधुनिक समय के संकट का समाधान करने के लिए पारंपरिक राजनीतिक शास्त्र को महत्व दिया। स्ट्रॉस ईस्टर्न के ऐतिहासिकवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह नया राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत के अवमूलन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें मानक मुद्दों की उपेक्षा है। वोगलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, अतः अनुभवजन्य नियंत्रण के लिए इसे स्थायी रूप से संदर्भित होना चाहिए। राजनीतिक विद्वान डेविड ईस्टन और एल्फ्रेड कोबनान का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स थियोरी और अल्फ्रेड कोबनान में एथिक एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल का वर्णन किया है। वोगलिन तर्क देते हैं कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत अविभाज्य है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत समाहित है और एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व असंभव है। अब द्वितीय श्रृंखला में आते हैं। निम्न मध्यम श्रेणी के उत्तरों को 250 शब्दों में, प्रत्येक उत्तर में 10 अंकों का है। प्रश्न 1 है, इज़ाया बर्लिन द्वारा स्वतंत्रता पर दी गई 2 धारणाओं का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है आंग्ल भाषा से लिया गया लिबर्टी शब्द, जिसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधन रहित। कुछ लोग स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के पुजारी हैं। उनके अनुसार सभी प्रकार से मुक्ति हो स्वतंत्रता का सही रूप है। इज़ाया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक व सकारात्मक
धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है, जैसे सामाजिक प्रसंग निग्रह अभाव के रूप में स्वतंत्रता की धारणा उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ सामंजस्य। बर्लिन लिखते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक धारणा को इस प्रश्न का उत्तर देकर समझा जाता है कि वह क्षेत्र क्या है जिसके अंदर अधीनस्थ एक व्यक्तियों का समूह है। मिल की भांति बर्लिन की विचार भी दोषपूर्ण है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके विचार अस्पष्ट हैं। वास्तव में इनके कहने का निष्कर्ष क्या है इसका बिल्कुल पता नहीं। बर्लिन की अवधारणा मुख्य लक्षण उसके खुले रूप से मूल्यकारी स्वभाव है, जिसका प्रयोग आवश्यक मानी जाने वाली जीवन रीतियों से संबंध। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, समानता के विरुद्ध कुछ तर्क दीजिए। समानता एक सिद्धांत है जो आधुनिक, अपरिहार्य, प्रगतिशील है। विभिन्न राजनीतिक, दर्शन, सामाजिक, आर्थिक संकल्पनाओं में समानता की कल्पना है जो भ्रम पैदा करती है, क्योंकि समानता के विषय में विचार करना न्याय, स्वतंत्रता, कानून, अधिकार अनेक क्षेत्र में विचार के लिए खोल देता है। लगभग 2000 वर्ष पहले यूनानी दर्शनशास्त्री अध्ययनकर्ताओं ने एवं ईसाई पादरियों ने समानता के अनेक पहलुओं पर जोर दिया था। मार्क्सवाद तथा उदारवाद ने समानता को अलग अर्थ में प्रभावित किया है। समानता के विपक्ष में प्रमुख तर्क यह है कि और सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रतिस्पर्धात्मक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का विजेता होना संभव नहीं है। हयेक, फ्रीडमैन एवं नेजिक समाजवादी विचारधारा को स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि असमानतावादी समाज व्यक्तियों की विशिष्टताओं के अनुसार उनके स्वीकार करने व्यक्ति के प्रति समान दर्शाता है। समानता को लागू करने के लिए यद्यपि राज्य को मजबूती प्रदान करने की जा सकती, किंतु इन कारणों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, वितरणकारी न्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यूनान के प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान अरस्तु के न्याय संबंधी जिस सिद्धांत को जन्म दिया है उसे वितरणकारी न्याय कहते हैं। अपेक्षा करता है कि समानों के बीच समान वितरण हो। दूसरा प्रकार यह कि जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। J.W. चैपमैन भी वितरणकारी न्याय की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुष्य की आर्थिक तर्कशक्ति संबंधी अपने सिद्धांतों को नैतिक स्वतंत्रता संबंधी व्यक्तिगत दावे से जुड़ी उपभोक्ताओं को संप्रभुता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वितरणकारी न्याय का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है। मार्क्सवादी दावा करते हैं कि समाज में क्रांति के पश्चात साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जब न्याय का उचित स्वरूप समाज में विद्यमान होगा। इस अवस्था में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने योग्यता अनुसार कार्य करके मानव जीवन का उचित आनंद उठाएगा। अब लघु श्रेणी के प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर लगभग 100 शब्दों में, प्रत्येक उत्तर 10 अंकों का है। प्रश्न 1 है, अधिकारों की प्रकृति। अधिकारों की प्रकृति उनके अर्थ में समाहित है। अधिकारों की प्रकृति को निम्नलिखित रूप से जाना जा सकता है। अधिकारों वे दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। अधिकार समाज द्वारा जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे सामाजिक होने के कारण अधिकार का उपयोग जन कल्याण के विपरीत कदापि नहीं किया जा सकता। अधिकार सामाजिक दावों के रूप में व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियां पैदा करते हैं। अधिकारों की विषय वस्तु समाज एवं उनकी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। समाज जो कार्य हम करते हैं, अधिकार उन कार्यों के प्रति अनुक्रियाएं हैं। अधिकार केवल कर्तव्यों का लाभ ही नहीं वरन उनके कार्यों से भी संबंधित हैं जो हम करते हैं। कोई भी अधिकार समाज में अराजकता और गड़बड़ी में सहायता नहीं करता। लोगों की भलाई एक समझौते में है जो व्यक्ति उसके अधिकार और समाज के हितों के बीच होता है। दूसरा प्रश्न है, बाहुलवादी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का बाहुलवादी सिद्धांत भी जन सामान्य के बदले समूह की भूमिका पर बल देता है। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र संबंधी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जो अभिजन सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का मिश्रण है।
अभिजन सिद्धांत की आंशिक प्रक्रिया के रूप में हुई। अभिजन सिद्धांत एक ऐसी स्थिति में निर्माण से संतुष्ट है जिसमें सत्ता के ऐसे अभिजन वर्ग में निहित होती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन बहुलवादी एक ऐसी प्रणाली पर जोर देता है जो उदारवादी लोकतंत्र में अभिजनवाद की प्रवृत्ति पर निष्प्रभावी कर देगा और सही जनकांक्षा को प्रकट करेगा। बहुलवाद की अवधारणा वैसे तो पुरानी है, किंतु 20वीं सदी में आधुनिक उदारवादी चिंतन का यह एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। सामान्य अर्थ में बहुलवाद सत्ता को समाज में से एक छोटे समूह को सीमित करने के बदले प्रसारित और विकेंद्रित कर देता है। आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिकी काल में बहुलवादियों के अनुसार सत्ता विखंडित हो गई। इसके जरिए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यद्यपि औद्योगिक और प्रौद्योगिक एकीकरण और प्रौद्योगिक अभियोजनों के कारण सत्ता कुछ व्यक्तियों में केंद्रित हो गई है। इस प्रकार नागरिकों के बीच संपत्ति, शिक्षा, सत्ता में असमानता को निम्न प्रभावित कर दिया जाता है, क्योंकि संगठन और समूह आशा से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। जेंडर क्या है? समाजशास्त्री और संकलात्मक रूप में जेंडर एक बहुत ही विशिष्ट है। जेंडर शब्द का प्रयोग महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के लिए किया जाता है। कुछ वर्षों में जेंडर प्रतिप्रेक्ष्य पर किए गए अनुसंधानों में पुरुष को अधिकता और सम्मिलित किया गया। इस संदर्भ में 3 प्रमुख दृष्टिकोण प्रस्तुत हैं। पुरुषों को जेंडर समानता के समर्थक के रूप में पहचानना एवं इस दिशा में उनकी सक्रियता। पुरुषों द्वारा बिना अपनी प्रवृत्तियों और व्यवहार में परिवर्तन किए बगैर जेंडर में समानता संभव नहीं है। अनेक संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जेंडर की व्यवस्था नकारात्मक है। उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्र नागरिक अपने नाम पर शासन करते हैं। राज्य में ऐसे स्वतंत्र नागरिक बनने की आशा की जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लोक शिक्षा में सहायता करते हैं। नागरिक शिक्षा में नागरिकों के लिए आदर्श दृष्टिकोण, उपयुक्त अधिकार तथा मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया है। जब पूंजीवादी वर्ग असमानताओं को बढ़ाते हैं तो नागरिक समानता का समर्थन करते हैं। अतः मार्शल ने समानता का समर्थन करते हुए नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है। जॉन्स रॉल्स भी वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवाओं के पुनर्वितरण की वकालत करते हैं। नागरिकता के उदार और सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। हाब्स, लॉक तथा हीगल राजनीति के उन विद्वानों में से हैं जो यह मानते हैं कि नागरिक समाज में एक संगठित समाज है तथा नागरिक समाज पर ही राज्य आधारित होता है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक नागरिक समाज को राज्य का ही पर्याय माना जाता था। अरस्तु ने नागरिक समाज के संदर्भ में पॉलिटिक कोइनिसिस शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द साझा मूल्यों तथा सार्वजनिक प्रक्रियाओं वाली व्यवस्था में स्वतंत्र एवं समान नागरिकों के नैतिक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद नागरिक समाज में एक रूप से हमारे सामने आता है। अब नागरिक समाज अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। ग्राम्स्की के अनुसार नागरिक समाज केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं का क्षेत्र नहीं बल्कि यह संगठनों का क्षेत्र है और इसमें तार्किक स्व-विनिमय तथा स्वतंत्रता की संभावना होती है। नागरिक समाज में निम्नलिखित निजी संस्थाएं आती हैं: स्कूल, चर्च, पत्रिकाएं, पार्टियां। ये सभी संस्थाएं सामाजिक और राजनीतिक चेतना को मजबूत करती हैं। यदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नागरिक समाज की प्रधानता कायम करने के लिए सफल हो जाते हैं तो शासक वर्ग नागरिक समाज के साधनों पर नियंत्रण करके शासन करता है। इस असाइनमेंट और ऐसे असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए प्लीज विजिट www.neerajbooks.com। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below with assignment do you want. Thanks for watching.